गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, 31st मीटिंग जो है वो एक्चुअली फर्स्ट मीटिंग है ये सेकंड सीरीज़ की, और 3 पार्ट हमने देखे थे। 2 पार्ट आज, तीसरा लास्ट पार्ट देखते हैं। और लास्ट टाइम हमने 19 फैक्टर्स ऐसे बताए थे जो देखे थे, और 19 फैक्टरों में जो बेसिक जो चीज़ है वो जो बताई थी यम और नियम। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये यम नियम कोई मॉरल कोड के रूप में नहीं है, जिसे हम नॉर्मल कोर्स में यम नियम समझते हैं। इस प्रकार के ये यम नियम नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जो एक इम्पोर्टेंट जो है वो उसको फॉलो करना है। और डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल जो यम नियम होते हैं और इसमें, क्योंकि जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो इनका जो रिज़ल्ट जो है वो सब समाधि के अंदर मिलते हैं। तो मतलब कि शुरुआत तो हम कहीं से कर सकते हैं, पर आगे धारणा ध्यान और समाधि तक जब साधक जाता है तब इसका रिजल्ट मिलता है। तो इतनी इसकी गहराई इतनी है, इसीलिए यम नियम को काफ़ी महत्व दिया गया है। और ये भी देखा था कि लोग आजकल यम नियम को छोड़ के फिर आसन प्राणायाम वगैरह के ऊपर लग जाते हैं। कई लोग सीधा ध्यान के ऊपर लग जाते थे। तो वो अगर यम नियम जो है वो एक जैसे कि एक इमारत होती है तो उसकी नींव होती है, इस तरह का यम नियम है। ये फाउंडेशन है। तो अगर फाउंडेशन ही नहीं ठीक होगा तो फिर इमारत किस तरह ठीक हो पाएगी या मजबूत रह पाएगी। तो इसीलिए ये यम नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसका जैसे मैंने कहा अचीवमेंट समाधि के अंदर मिलता है। अब आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर पेज नंबर 50 के ऊपर जो बताया है, एन इंटेलिजेंट सिस्टम कैपेबल ऑफ बीइंग गाइडेड बाय वेरी हाईली एडवांस्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स that is implanted in the system needs to be properly understood। तो ये जो हमारा इंटेलिजेंट सिस्टम है, एक बुद्धिमान तंत्र है हमारा, और ये जो तंत्र है उसको हमारा जो कंप्यूटर है, बॉडी ब्रेन सिस्टम को यहाँ कंप्यूटर कहा है। तो बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है हमारा एक सोफिस्टिकेटेड या एडवांस टाइप का एक कंप्यूटर है, और वो हमारे अंदर सिस्टम के अंदर वो इम्प्लांट किया है। उसको हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि वही हमें गाइड करता है। तो उसको मतलब कि बॉडी ब्रेन सिस्टम को हमें पहले समझने की खास ज़रूरत है। अध्यात्म के मार्ग के ऊपर चलने के लिए हम बॉडी ब्रेन सिस्टम को अगर नहीं समझते तो अध्यात्म में आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, किस प्रकार का केमिकल्स है, किस प्रकार के हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, वो क्योंकि इसके ऊपर हमारी न बल्कि हेल्थ पर हमारी साइकोलॉजी भी जुड़ी हुई है। तो खास करके जो हमारे हार्मोन्स है, हार्मोन्स के साथ हमारी साइकोलॉजी भी जुड़ी होती है। तो ये सब जो है इसको सब समझना पड़ता है। माइंड जो है, माइंड को समझना पड़ता है। मन के अंदर क्या चल रहा है, वो कब किस तरह रिएक्ट करता है, हमारी क्या क्या वीकनेसेस है, खास करके कौन सी इमोशनल वीकनेसेस है, ये सब हमें हमेशा देखना पड़ता है। वी मस्ट गो स्टेप बाय स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा बॉडी को, माइंड को, और उसकी पर्टिकुलर क्या है। क्योंकि हमारा जो है दर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल बॉडी ब्रेन सिस्टम है, और उसकी कुछ न कुछ विशिष्टता
और साथ साथ में कुछ ना कुछ खामियां या कुछ लिमिटेशंस हर एक के होते हैं, तो वो हर एक व्यक्ति को अपना बॉडी ब्रेन सिस्टम को धीरे धीरे समझना पड़ता है। कंप्यूटर्स ब्रिंग टू आवर अवेयरनेस डेटा फीडिंग into the computers and the working of the generator and engine bring in the idea of different fuels and economy। अब जो ये है, ये जो हमारा कंप्यूटर जो है वो हमारे अंदर एक प्रकार की अवेयरनेस लाता है कि इसके अंदर किस प्रकार का डेटा डाला हुआ है। तो डेटा का मतलब क्या है, हमारे अंदर जो मेमोरी पड़ी है या मेमोरी पैटर्न्स पड़ी है वो हमारा डेटा है। जैसे कंप्यूटर होता है तो इसका कंप्यूटर के अंदर भी उसकी मेमोरी ही होती है। इस तरह जो हमारी मेमोरी है, मतलब कि हमारा जो पूरा पास्ट है वो हमारा डेटा है, और सिर्फ इस जन्म का नहीं पर अनेक जन्मों का जो ये प्रकार का डेटा हमारे अंदर फिट किया हुआ है। उसको हमें उसकी जो कामगिरी है उसको हमें समझना पड़ेगा कि वो किस तरह एक जनरेटर के रूप में काम करता है, मतलब एनर्जी किस तरह जनरेट होती है, और जिस तरह एक इंजन इसका यूज़ कर लेता है तो बॉडी ब्रेन सिस्टम भी जनरेटर और इंजन दोनों प्रकार से काम करता है। मतलब कि बॉडी ब्रेन सिस्टम खुद ही एनर्जी को जनरेट करता है और वो खुद ही एनर्जी को वापरता रहता है। तो ये सबको जानना पड़ेगा, और उसमें कितने अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स है वो किस तरह काम करते हैं, क्योंकि फ्यूल्स मतलब हम अंदर जो कुछ भी इंटेक लेते हैं, चाहे वो खाने के रूप में है, इम्पल्स के रूप में है, हवा के रूप में है, तो वो सब फ्यूल्स है अलग अलग प्रकार के। तो ये फ्यूल्स भी हमें किस प्रकार के है और किस तरह हम लेते हैं, ये सब कुछ समझना पड़ता है। मतलब अध्यात्म में देखो ऐसा नहीं है कि कोई खाली आँख बंद करके प्रैक्टिस करते जाओ तो ये अध्यात्म हो गया या योग हो गया। इसके साथ में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, किस प्रकार का हमारा डेटा के बारे में वगैरह वगैरह हमें बहुत कुछ समझना पड़ता है। तो एक पूरा जिस तरह एक मैकेनिक होता है तो एक इंजन किस तरह काम करता है वो अच्छी तरह समझ लेता है, इसी तरह हमारा ये जो इंजन है बॉडी ब्रेन सिस्टम, इसको हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। What are the fuels we need to run our system? A. Normal food without any fat of being vegetarian or non-vegetarian, for food is fuel to the body. It has no part to play beyond this. B. The second fuel is air, and the third fuel are the incoming impulses through our five sense organs. तो 3 प्रकार के यहाँ फ्यूल हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। पहला जो है वो हम जो खाना खाते हैं और पीते हैं वो एक प्रकार का फ्यूल है। दूसरा जो है हवा, हम जो सांस लेते हैं तो श्वास और प्राण जो है वो भी हमारा एक फ्यूल है। और तीसरा हमें पांचों इंद्रिय से जो हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आते हैं वो भी एक प्रकार का फ्यूल है। तो ये 3 प्रकार के फ्यूल हमारे अंदर आते हैं। अब यहाँ एक फूड के बारे में एक और उन्होंने एक्स्ट्रा कमेंट की है कि विदाउट एनी फैट ऑफ बीइंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो कहने का मतलब ये है कि उसके लिए कोई किसी प्रकार का एक क्रेविंग नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो वेजिटेरियन ही हूँ और वेजिटेरियन होंगे तो ही आध्यात्मिक प्रगति होंगे, या नॉन वेज ही चाहिए या नॉन वेज ही होने से। तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार की एक इस तरह की मानसिक कंसेप्ट या कुछ बिलीफ हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो खास एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ कहते हैं कि जो फूड है उसका जो पार्ट टू प्ले है, मतलब वो जो कामगिरी करता है वो फिजिकल लेवल पर ही है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, खास करके हमारे धर्म और दूसरे जो फिलॉसफी वगैरह आकर इसको ज़्यादा बिन जरूरी महत्व दे दी गया है, और फिर फूड के बारे में ये फूड लेना चाहिए, ये फूड नहीं लेना चाहिए, ये फूड लोगे तो इस प्रकार ये होगा, ये और इसको फिर हमने तो
फूड को भी सात्विक, राजसिक और तामसिक उसके अंदर डाल दिया है कि ये पर्टिकुलर टाइप का फूड होगा, वेजिटेरियन फूड होगा, ऐसा ऐसा होगा तो ही वो सात्विक फूड कहलाएगा, और कुछ और प्रकार का तीखा तमतमता वगैरह होगा तो वो राजसिक होगा, और बासी फूड होगा तो तामसिक होगा। ये सब हमने हमारे कुछ आचार्यों ने इस प्रकार की बातें बना दी है। हकीकत ये है कि सावरिया जी का तो ये कहना था बिल्कुल कि भाई जो फूड है वो फिजिकल लेवल के ऊपर ही काम करता है, उसको जो करना है वो फिजिकल लेवल पर करेगा, उससे आपकी मनोस्थिति, आपकी साइकोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कि आप कोई सो कॉल सात्विक फूड खाएंगे तो सात्विक बन जाएंगे ऐसा नहीं है, और राजसिक फूड खाएंगे तो राजसिक, या तामसिक फूड खाएंगे तो तामसिक बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो है वो हमारी मन की स्थिति है। तो एक व्यक्ति की मन की स्थिति अच्छी है और वो कोई भी खुराक खाएगा जिसको हम राजसिक या तामसिक कहते हैं, वो खाना खाएगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक व्यक्ति जो है जिसकी मन की स्थिति ही दूषित है, अच्छी नहीं है, उसको चाहे जितना भी आप सात्विक खुराक खिलाओ, विटामिन वाला खुराक खिलाओ, अच्छा खुराक खिलाओ, तो उससे कुछ उसके मन के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। सात्विक खाना खाने से कोई सात्विक नहीं बन जाता, जिसको हम सात्विक कहते हैं ऐसा। बाकी हकीकत में कोई फूड सात्विक, राजसिक, तामसिक होता ही नहीं है। पर अगर हम इसको इस तरह माने भी तो भी कहीं सात्विक खाना खाने से थोड़ी कोई सात्विक हो जाता है। ये तो मन की स्थिति है, और उसके लिए ये मन की स्थिति को सात्विक बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वही चीज़ तो IESM सेंटर के अंदर है। आई मतलब भी क्या है, हम समझते हैं कि भाई आई मतलब सत्व, आई मतलब रजस, और एस मतलब तामसिक, तमस। तो ये सत्व, रजस, तमस तो जो है वो तो IESM केंद्रों की ये कामगिरी है। उसको आपका खाना पीने से क्या लेना देना। कुछ खा लेंगे तो हमारा ये इंटेलेक्चुअल सेंटर अच्छी तरह काम करने लगेंगे। जो सोकुल सात्विक खुराक खाएंगे तो इंटेलेक्चुअल अच्छा काम करेगा, और कुछ ऐसा खुराक खाएंगे तो इमोशनल सेंटर भड़क जाएगा। ये सब सुनी सुनाई बात है, और इसके अंदर हम बहुत बिलीव करते हैं। और जो खास करके धार्मिक लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ों के अंदर ज़्यादा मानते हैं, पर इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि तावरिया जी कहते हैं कि आप क्या खाते हैं इसका महत्व नहीं है, पर आप कैसे खाते हैं, क्यों और कब खाते हैं, इसका ज़्यादा महत्व है। उसकी आगे भी वो बात करते हैं, तो फिर आगे देखेंगे। और दूसरा, जैसे हमने एयर फूड, और तीसरा इनकमिंग इम्पल्स। तो ये 3 प्रकार के फ्यूल्स हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम में आते रहते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ फ्यूल नंबर 2B is 100 times more powerful than fuel number 1A, food, and fuel number 3C, incoming impulses, is 1000 times more powerful than fuel number 2, air, like coal, petrol and nuclear power. तो ये तीनों का जो है अलग अलग ग्रेड में है, उसकी जो शक्ति है, पावर्स है। तो जो फिजिकल फूड हम खाते हैं तो उससे कुछ प्रकार की, लिमिटेड प्रकार की हमें शक्ति मिलती है। एयर फूड जब अंदर लेते हैं तो उससे और अच्छी प्रकार की जो है ऊर्जा, एनर्जी हमें मिलती है। और तीसरा जो है ये है इनकमिंग इम्पल्स, तो वो तो एकदम सूक्ष्म है और सबसे पावरफुल है। तो उसके अंदर जैसे कि न्यूक्लियर पावर्स कहते होते हैं, इस तरह के ये इनकमिंग इम्पल्स जो है वो इतना पावरफुल एक फ्यूल हमारे अंदर आता है। द एफिशिएंट यूज ऑफ दिस फ्यूल is neither philosophy nor religion but pure scientific yoga practices, and this prepares the body brain system for higher possibilities. तो उसका एफिशिएंट यूज होना चाहिए। तीनों प्रकार के जो फूड आते हैं, अगर फिजिकल फूड है तो वो भी एफिशिएंट उसका यूज होना चाहिए। मतलब कि जितना बॉडी को खुराक की ज़रूरत है इतना ही खुराक लेना चाहिए। उसके जो टाइमिंग जो है योग के अंदर बताया है वो उसको मेंटेन करना चाहिए। और एयर फूड जो है वो भी, अब तो हम जानते हैं कि एयर फूड जो है, रियल एयर फूड तो रिदमिक ब्रीदिंग ही है, जिससे हमको परफेक्ट उसकी एनर्जी और सब मिलता है। तो वो एफिशिएंट यूज उसका हम कर सकेंगे अगर रिदमिक ब्रीदिंग होगा तो। और तीसरा जो है वो
हमारा ये इनकमिंग इम्पल्स का। तो ये तीनों जो आते हैं उसको हमें कोई फिलोसॉफी और रिलीजन से नहीं जोड़ देना है, वो प्योर साइंटिफिक योगा प्रैक्टिसेस है। और अगर वो सही ढंग से आते हैं तो वो हमारे अंदर हायर पॉसिबिलिटीज को जगाने का काम कर सकते हैं। फ्यूल नंबर 1A, फूड। The unnatural way in which it is taken or not taken at all, that is fast, is the first cause of so much trouble to the system. अब जो फिजिकल फूड है, हमारा जो खुराक है, वो अगर हम अननेचुरल वे से लेते हैं हमारे अंदर या बिल्कुल भी नहीं लेते हैं तो दोनों रूप में वो शरीर को तकलीफ देने वाला है। वो सबसे पहला कारण बन जाता है। तो जो लोग ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, उपवास वगैरह करते हैं, तो वो भी शरीर के लिए एक नुकसानकारक है, वो भी सिस्टम को बिगाड़ देता है। और दूसरा जो अननेचुरल वे से अगर फूड लेते हैं तो वो भी सिस्टम को बिगाड़ देता है। डू नॉट मेक फूड द सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन एंड फिलोसॉफी एंड मैनी प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व स्ट्रेट अवे। तो ये इसको हम फूड को हम किसी रिलीजन या फिलोसॉफी से नहीं जोड़ेंगे। अगर नहीं जोड़ते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो अपने आप में सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह जब हम कोई मान्यता से जुड़ के कुछ भी लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो जो उसका जो है एक वो चीज़ लिमिटेड बन जाती है। तो जो बॉडी ब्रेन सिस्टम को जो ज़रूरी है उसके बदले में वो चीज़ लिमिटेड रूप में हमारे अंदर आती है, इसीलिए कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो अगर इसको रिलीजन फिलोसॉफी से नहीं जोड़ते हैं तो हमारे प्रॉब्लम अपने आप में सॉल्व हो जाएंगे। द फेट्स ऑफ वेजिटेरियन डाइट, द फेट्स ऑफ फास्ट, द फेट्स ऑफ कंसर्निंग वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड, द फेट्स ऑफ कनेक्टिंग फूड विथ phases of the moon in the name of religion all speak of incurable ignorance। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब incurable ignorance है, एक जो ठीक नहीं हो सके ऐसा एक अज्ञान है। तो क्या क्या उसमें उन्होंने बताया कि पहला तो वेजिटेरियन डाइट, कि कई लोगों का ऐसी एक स्ट्रिक्ट ये होता है कि नहीं वेजिटेरियन डाइट ही लेना चाहिए और वेजिटेरियन डाइट से ही हमारे अंदर अच्छी मनोस्थिति रहेगी। तो ये एक प्रकार का एक जिसको कहते हैं एक मानसिक एक ख्याल है या एक प्रकार की एक धुन है ऐसी व्यक्ति की। दूसरी बात कही कि द फेट्स ऑफ फास्ट, तो उपवास के लिए कई लोग के अंदर ये इस प्रकार का एक ये आ जाता है कि नहीं उपवास और बार बार उपवास करते हैं, हफ्ते में कोई एक दिन रखते हैं। कई लोग मून की जो फेजिस है, मतलब 11 होती है, पूनम होती है, उसके ऊपर लोग उपवास वगैरह करते हैं। या फिर कोई लोग जो है वो कुछ ऐसे वेजिटेबल अंडरग्राउंड जो उगते हैं जिसको हम कंदमूल कहते हैं, जैसे कि अदरक, प्याज वगैरह, तो उसको मना करते हैं कि भाई ऐसी चीज़ों मत खाओ, इससे ये तामसिक फूड है वगैरह वगैरह बताते हैं। तो उसका भी ये कोई हमें अंदर फेड नहीं होना चाहिए। और या फिर ये जैसे कहा 11 पूनम वगैरह का भी कोई ये नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट इसको रिलीजन से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये फिर इनक्योरेबल इग्नोरेंस हो जाएगा। देन द अदर एक्सट्रीम इन द नेम ऑफ साइंस, बैलेंस फूड, rich vitaminized food is equally the result of incurable ignorance। अब देखो ये उन्होंने तो यहाँ न सिर्फ कुछ ये खाओ वो खाओ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं, पर जो साइंस आज बता रहा है और उसके अंदर लोग इसको फॉलो करते हैं और हजारों लाखों मिलियंस डॉलर जो उसके पीछे लग जाते हैं ये विटामिनाइज फूड खाने के लिए, बैलेंस डाइट, इतनी कैलोरी आनी चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए, ये सब जो है। तो यहाँ तावरिया जी तो उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं कि ये चीज़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें भी आप पढ़ते हैं तो फिर आप एक कंफ्यूज रहेंगे और ये भी आपका एक इनक्योरेबल इग्नोरेंस रहेगा।
डू नॉट अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट व्हाट इज सिंपल। तो हम जो सिंपल है, सिर्फ हमें जो भूख लगती है, जो सामने है, अच्छा खाना है वो खा लो, बस इतनी सिंपल बात है। पर इसको हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, नहीं ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, इस समय तो ये परहेज है, इस सीज़न में ये नहीं खा सकते, ऐसा ऐसा करके हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। गॉड एंड नेचर हैज़ मेड ए ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन that can not only survive but can remain healthy with yesterday's bread or chapati with today's cup of tea। देखो बहुत बड़ी बात यहाँ कह दी है उन्होंने, एक सतायर है कि भगवान ने जो ये हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम बनाया है वो ऐसा अद्भुत है कि वो बहुत कम खुराक के अंदर, और जिसको हम कहते हैं कि भाई ये तो निकम्मा है, वासी खुराक है, उसको भी अगर मतलब कि कल की कुछ रोटी बोटी बची है और आज चाय के साथ में आप खा लेते हो, पर आपका मन अगर ठीक है तो ये खुराक खाने से भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, न शरीर को तकलीफ होगी न मन को तकलीफ होगी। तो ये तो हमेशा वो कहते थे कि भाई जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको तो वो ऐसी रोटी और चाय से ही काम गुजारा कर लेना पड़ता है, पर फिर भी वो हमसे तो ज़्यादा हेल्दी है। हम इतने विटामिन खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। जो गरीब मजदूर है वो तो कल की सूखी रोटी भी खा लेगा, उसको कुछ नहीं होगा। फॉर हाउ अदरवाइज द पुअर दैट फॉर्म द बल्क ऑफ ह्यूमैनिटी इन द होल वर्ल्ड एंड मैनी ऑफ देम हु कैन इल अफोर्ड वन फ्रूगल मील अ डे शुड और कुड सर्वाइव। अगर ऐसा ही होता तो फिर इतने लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो फिर किस तरह जी पाते कि भाई ये ऐसा ही विटामिन वाला खुराक ही खाना चाहिए और इस तरह का अच्छा गरम गरम खुराक खाना चाहिए। तो ये गरीब लोग जो है इनको तो इतना कम मिलता है, फ्रूगल मील मिलता है, छोटे से अल्प आहार उसको जिसको मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं ह्यूमैनिटी के अंदर, और वो लोग जी रहे हैं, अच्छी तरह जी रहे हैं। तो इससे ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई पर्टिकुलर टाइप का खाना खाने से ही व्यक्ति हेल्दी रहता है, ये तो एक सिर्फ मान्यता ही है। वी डू नॉट इंक्लूड हियर अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ लिविंग दैट प्ले हैवोक एंड नॉट पुअर फूड। अब जो सोचना है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि भाई हम जो अनहाइजीनिक कंडीशन के अंडर रहते हैं तो वो तो चीज़ को हम सोचते ही नहीं है। अनहाइजीनिक मतलब कि मेंटल लेवल के ऊपर हमारी जो स्थिति है वो अनहाइजीनिक स्थिति है, और ऐसी स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो वो तो एक हैवोक की तरह, एक तबाही की तरह बात बन जाएगी। तो पुअर फूड उसका कारण नहीं है, पर हम जो जिस तरह जी रहे हैं अनहाइजीनिक कंडीशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसको तो यहाँ फिर वो इंक्लूड भी नहीं करते। व्हाट इज द वे टू ईट एंड व्हाट टू ईट, दिस इज मोस्ट सिंपल। डू नॉट हैव फिक्स आइडिया ऑफ कोल्ड एंड हॉट फूड सर्व्ड और एनी टाइप ऑफ स्पेशल फूड। ईट व्हाट कम्स योर वे, whatever you be in whatever circumstances, but the more frugal the food the better the bodily health। तो ये कहते हैं कि भाई कोई आप इसका कोई आपका फिक्स आइडिया मत करो कि भाई मुझे तो गरम गरम खाना ही चाहिए या ठंडा खाना चाहिए या कोई पर्टिकुलर प्रकार का ही खाना चाहिए। जिस तरह आपके सामने जो खाना आ रहा है, आपको जो परोसा जाता है वो उसको खा लो उसको, जो कंडीशन है, जो सर्कमस्टांसिस है, जहाँ जो मिलता है उसको खा लो। पर वो कहते हैं कि इम्पोर्टेंट बात क्या है, बट द मोर फ्रूगल द फूड द बेटर द बॉडीली हेल्थ। तो जितना आपका आहार कम होगा इतनी आपकी हेल्थ ज़्यादा होगी। जो लोग पेट भर के खाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमें तो ध्यान करना है, योग करना है, आसन करना है, तो वो इससे कुछ नहीं होगा, ना हेल्थ अच्छी रहेगी ना कोई आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे अंदर जो खुराक जो है
वो अल्प मात्रा में जाना चाहिए। जितनी बॉडी को ज़रूरत है इतना ही जाना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब तक पेट एकदम फुल नहीं हो जाए तब तक संतोष नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी बाकी है, थोड़ा खा लूँ, एक और चपाती खा लूँ, संतोष नहीं होते हैं। ऐसे भी कई बॉडी ब्रेन सिस्टम होते हैं। It is immaterial what food as fuel you put inside your body. It is how you put it is more important. तो ये इसका महत्व नहीं है कि आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। पर आप कब खा रहे हैं और किस तरह, किस तरह आप खा रहे हैं, इसका महत्व है। Remember, a human being is normally a warm-blooded creature and is a daylight creature also and retires at night. We do not consider those who have to work at night. So eat well before sunset. The body is equipped to work 80% during daylight hours for internal digestion and only 20% after sunset. But what do we find these days? Life begins after 4 p.m. and so the main abuse of the body begins. तो यहाँ फिर ये बताते हैं कि भाई किस तरह ये हमें इसका जो टाइमिंग है उसके ऊपर वो ज़्यादा भार देते हैं। यहाँ कि कहते हैं कि भाई हम जो है वो वार्म ब्लडेड क्रीचर है, हम हमारा जो खून है गर्म खून वाले हम जीव हैं और हम दिन में ही काम कर सकते हैं और रात को हमें रिटायर होना पड़ता है, रात को सो जाना पड़ता है। पर हमारा इसीलिए हमारा जो डाइजेशन का संबंध है सीधा सूर्य के साथ है। तो जब सनसेट हो जाता है, सूर्य जब ढल जाता है, उसके बाद में हमारा जो डाइजेशन जो है वो सिर्फ 20% रहता है। अगर सनलाइट के अंदर हम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन जो 80% तक होता है। पर अगर सनसेट के बाद हम खाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम, ये सिस्टम ही इस तरह बनी है कि ये सन से रिलेटेड है, सन की ऊर्जा से चलती है। तो उसके बाद में जो लोग रात को खाते हैं और जितना लेट खाते हैं तो वो सिर्फ 20% जितना ही डाइजेशन होता है। और दूसरा ये होता है कि रात को जो लोग ज़्यादा खाते हैं और लेट खाते हैं वो ओबेस ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर बॉडी के अंदर चर्बी जो है वो ज़्यादा इकट्ठी होती जाती है। तो ये एक खास योग के लिए इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ एक पॉइंट बताया है कि सनसेट से पहले हमें खा लेना चाहिए अगर खाना है तो। हालांकि तावरिया जी ने तो फिक्स टाइम दिया है कि 4 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। तो कई लोग, हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं तो जानते हैं इसका महत्व कि 4 बजे के बाद नहीं खाने का कितना ज़रूरी होता है। पर कहते कि भाई अभी तो क्या करें, अभी तो लाइफ सबकी ऐसी हो गई है कि शाम को 4 बजे के बाद तो जैसे कि जीवन की शुरुआत होती है, इस तरह हम व्यवहार करते हैं। और ये जो हमारा बॉडी बिगड़ने का, एब्यूज होने का ये कारण बन जाता है, वहीं से एक शुरुआत हो जाती है। सेकेंडली, फॉर ए day of 24 hours, the quantity of food required for an adult over 25 years of age is 24 average morsels of food. अब अभी यहाँ क्वांटिटी भी उन्होंने बता दी है। तो कहते हैं कि भाई 24 घंटे के लिए आपको 24 मोर्सल्स मतलब 24 निवाला ही आपको लेना चाहिए। तो जैसे कि एक घंटा जो है वो 1 घंटे का निवाला से चल जाएगा। तो इस तरह का ये उन्होंने एक मेजरमेंट दिया है कि 24 घंटे के लिए 24 मोर्सल्स मतलब 24 निवाला आपका अगर है तो वो भी बॉडी को चल जाना चाहिए। हालांकि ये सब थोड़ी बात ये है कि जो लोगों ने एडवांस प्रैक्टिस की है उनके लिए ये सब संभव है, सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये थोड़ा मुश्किल है। पर कहते हैं कि 25 साल के बाद ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये तो हम भी मानते हैं, सामान्य लोग भी समझते हैं कि भाई जो जैसे हम योग में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है
कि जो दिन में 3 बार हम खाते हैं उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सुबह में थोड़ा सा नाश्ता कर लिया और दोपहर को खाते हैं, रात को खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके लिए एक ट्रिक्स ये है कि आप दोपहर का लंच है उसको थोड़ा लेट कर दो, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक में कर दो, तो रात को भूख ही नहीं लगेगी और खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ये भी टेक्निक है। और फिर ऐसा एक पॉइंट आता है, हालांकि सब नहीं कर सकते, पर कई लोगों के अंदर फिर दिन में एक ही बार 24 घंटे में एक ही बार फिर खाना खाते हैं, ना नाश्ते की ज़रूरत पड़ती है ना शाम को और फूड की। हाँ, सुबह में ज़रूरी होते हैं तो कोई जूस वगैरह कुछ लेके चल जाता है। तो इस तरह बॉडी को धीरे धीरे करके ट्रेन करना पड़ता है। द क्वांटिटी बीइंग फेयरली स्मॉल कैन बी हैड इन 1 मील, सो इट मीन्स only 1 meal a day during daylight hours, latest by 4 PM by any local time। तो ये जो है क्वांटिटी हमें फिर कम करके करके दिन में एक ही बार के ऊपर हमें आ जाना है और ये दिन के अंदर ही लेना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि काम धंधे वाले लोग होते हैं तो दोपहर को खाने का ठीक समय नहीं मिलता है, तो कई लोग दोपहर को नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और फिर रात को घर आकर लेट से 9 बजे 10 बजे एकदम फुल पेट खाना खाते हैं। ये तो और गलत बात है। तो जो खाना है तो दोपहर को ही खाना चाहिए, क्योंकि वो डे लाइट के अंदर ही हमारा खाना हजम हो सकता है। तो रात को दोपहर का छोड़ के रात को खाओगे तो और गलती करोगे, तो ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Anything more than this is an abuse of food, is merely maintenance of the body, not its growth। तो जो फूड है वो अगर ये इन चीज़ों से अगर हम और कुछ करते हैं तो ये तो एब्यूज़ ऑफ फूड हो जाएगा। दिन में एक बार से ज़्यादा खाते हैं या और प्रकार की कुछ करते हैं, लेट खाते हैं वगैरह, तो ये सब एब्यूज़ है। और फूड जो है वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं है, क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो तो 25 साल तक ही बॉडी का ग्रोथ होता है। उसके बाद में आप कुछ भी खा लो, इससे बॉडी का ग्रोथ कुछ नहीं होता है। तो 25 साल तक इसलिए जो कम उम्र के लोग हैं वो दिन में 3 बार 4 बार खाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका ग्रोथ है और उनका खाना हजम भी जल्दी हो जाता है। पर जो बड़ी उम्र के हैं उनके लिए तो एक मेंटेनेंस के लिए खुराक को लेना चाहिए। एंड व्हेन यू ईट डू नॉट ड्रिंक ऑल्सो, फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग डू नॉट गो टुगेदर। ईट एंड ड्रिंक सेपरेटली, half an hour between them, but we drink wines and beer, cold drinks, buttermilk, water, etc., anything we can lay our hands on। This is the second main abuse। तो ये भी एक दूसरा एक नियम बताते हैं कि भाई अगर जब आप खाना खाते हो तो किसी प्रकार का भी लिक्विड को आपको लेना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में है तो वो लिक्विड नहीं लेना चाहिए। आपको सिर्फ जो है खाना खाते समय खाना ही खाना चाहिए, और लिक्विड लेना है तो आधा घंटे के बाद आपको लेना है। And finally, do not brood if you are eating alone, or do not bring forth happy conversation if in company। तो एक दूसरा भी यहाँ एक नियम बताते हैं कि भाई आप जब खाना खा रहे हो तो विचारों के अंदर गुम होके मत खाना खाओ। मतलब विचारों में उलझे हैं और खाना खाते हो तो इस प्रकार खाना नहीं चाहिए। या फिर गॉसिपिंग करते हो तो वो भी नहीं है। तो कई लोग खाना खाते समय ठट्ठा मस्करी करते हैं, खाना खाते हैं और कुछ कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये सबको अवॉइड करना चाहिए। खाना खाते समय आप एकदम शांति से खाना चाहिए। आपको आपकी कोई वीकनेस के ऊपर काम करना है तो जो करेक्टिव मेथड में बताया है इस तरह आप इसको कर सकते हैं। या फिर आप जो है वो शांति से भगवान का आभार मानते हुए खाना खाओ। थैंक गॉड एंड नेचर, स्माइल, बी हैप्पी वॉट एवर यू be eating, and you will be
सरप्राइज हाउ मच योर हेल्थ इम्प्रूव। तो खाना खाते समय हमेशा खुश रहो अंदर से, और भगवान का आभार मानते रहो कि जो खाना मिला है उसके लिए शुक्रिया। तो ये करने पर हमारी हेल्थ बहुत जल्दी से अच्छी हो जाती है। वी ओवर ईट, रॉन्गली ईट एट रॉन्ग टाइम एंड ईट विथ रॉन्ग माइंड। तो ये चार चीज़ जो है वो गलत है। कौन सी है? वी ओवर ईट, अगर ज़्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग होता है तो वो एक गलत चीज़ है। दूसरी रॉन्गली ईट, गलत ढंग से खाना खाते हैं। तो जैसे इस ऊपर बताया इस तरह कोई चिंता के अंदर विचारों में रह के खाना खाते हैं या कुछ ठट्ठा मस्करी करके खाना खाते हैं, तो ये सब जो है वो रॉन्गली ईटिंग है। ईट एट रॉन्ग टाइम, अब जैसे रात को खाना खाया वगैरह कुछ और टाइम पे खा लिया। कई लोग तो रात को 12 बजे भी स्टेशन पर खड़े रहकर खाना खा लेते हैं। तो ये सब जो है वो रॉन्ग टाइम खाने का है। एंड ईट विथ रॉन्ग माइंड, तो रॉन्ग माइंड के अंदर वही है कि कुछ चिंता या ब्रूडिंग वगैरह कुछ चल रहा है, उलझन में है, दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, और उस दौरान ऐसे विचारों के साथ खाना खाते हैं। या किसी के ऊपर गुस्सा है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है और उसके बाद में तुरंत खाना खाते हैं। तो इस समय के जो खाना खाते हैं वो भी शरीर को नुकसान करता है। दिस आर द एब्यूज फ्रॉम विच वी मस्ट फ्री आवर बॉडीज। तो ये जो है ये सारी चीज़ों से हमें हमारे बॉडीज को मुक्त रखना चाहिए। इट इज़ बेटर नॉट टू ईट एट ऑल, फॉर इन दैट केस वी मे डाई बट एटलीस्ट डाई हेल्दी। तो अगर गलत रूप से खाने से तो नहीं खाना अच्छा है, क्योंकि नहीं खाने से अगर मर भी जाते हैं तो हम अच्छी तरह हेल्दी हम मरेंगे तो भी वो हेल्दी हमारा मृत्यु होगा। द सेकंड फूड इज एयर। वी अब्यूज अवर बॉडी एंड माइंड हियर ऑल्सो। द टोटल apparatus of breathing, the lungs, the rib cage, the diaphragm, the volume of air and our nose, the number of breaths and the rhythm of breathing। तो ये जो हमारा दूसरा फूड जो है वो एयर फूड है, और उसको भी हमने एब्यूज़ किया है। जैसे फिजिकल फूड को हमने एब्यूज़ किया है, इसी तरह एयर फूड भी हमारा जो है वो एब्यूज़ हो गया है। तो और जो हमारी पूरी जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसके लिए कितने कितने एपरेटस जरूरी है, या भगवान ने जो एपरेटस दिए हैं हमारे साधन ब्रीदिंग के लिए, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है लंग्स, फिर रिब केज जो पसलियाँ होती है, फिर डायफ्राम, तो एयर कितनी हम अंदर लेते हैं, और हमारा नाक, और फिर हम कितने 1 मिनट के अंदर कितने नंबर के श्वास लेते हैं, कितनी बार श्वास लेते हैं ये, और फिर अगर रिदम है तो रिदम ऑफ ब्रीदिंग। तो इतनी सारी चीज़ों को यहाँ एक एपरेटस के रूप में उन्होंने बताया है। वी ब्रेथ ऑल ओवर लाइफ अनकॉन्शियसली गिविंग नॉट ए डाइम एज टू हाउ इट इज़ डन। तो हम सारी जिंदगी जो श्वास लेते हैं वो अनकॉन्शियसली लेते हैं, उसके प्रति हमारा कोई ध्यान ही नहीं, श्वास किस तरह चल रहा है। क्योंकि साइंस का ये एयर फूड जो है उसका पूरा साइंस है। अगर आप उसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे पता चलेगा कि श्वास किस तरह चलता है। तो इसका ये सब इनर डिसिप्लिन में जो इंटेंसिटी चार्ट है उसके अंदर उन्होंने बताया कि श्वास, या फिर स्वरनाली शास्त्र के उनके पेपर में भी बताया कि श्वास लंबा चलता है या शॉर्ट है, श्वास गर्म है या ठंडा है, श्वास के अंदर वो मॉइस्ट है, वो बेज वाला है, किस प्रकार का है। तो इस प्रकार श्वास जो चल रहा है इसी प्रकार की हमारी साइकोलॉजी या हमारी मन की स्थिति होगी। तो ये हम कभी भी उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, और हमारा ब्रीदिंग जो है वो अनकॉन्शियसली हमेशा चालू रहता है, और उसकी हमें जान भी नहीं होती है। दिस इज ग्रेट एब्यूज टू विच
we subject our body, brain and mind like as we do in case of food. तो ये हम जिस तरह खाने के बारे में जिस तरह हम बॉडी, ब्रेन का और मन का जो है वो दुरुपयोग करते हैं, इसको एब्यूज़ करते हैं, इसी तरह ये एयर के अंदर भी हम इसी तरह बॉडी, ब्रेन सिस्टम का और माइंड का दुरुपयोग करते हैं. अगेन आई से, डू नॉट ब्रिंग रिलीजियन, so called yoga, philosophy or science. It is not necessary that one can maintain good health at a hill station only and not in crowded cities. तो फिर से यहाँ रिमाइंड करते हैं कि भाई इसके अंदर धर्म कर्म को बीच में मत लाओ. जो सो कॉल्ड योगा है उसको, या फिलोसॉफी या साइंस, इसको इन सब को इसके अंदर बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है. और ऐसा भी मत सोचो कि अगर आप हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ ही आपको हेल्थ मिलेगी और क्राउडेड सिटीज़ के अंदर हेल्थ मेंटेन नहीं होती है. ये भी एक हमारा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ये ओवरऑल इन सब बातों का आप देखोगे तो एक ही बात निकलती है कि हमारा माइंड कैसा है. शरीर के अंदर क्या डालते हैं, हवा के रूप में क्या है, वो सब ठीक है, पर अगर हमारी माइंड की स्थिति अच्छी है तो जो है वो फिर ये सारी चीज़ों का कोई मायना नहीं रखता है. वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमारा मन शुद्ध और सात्विक रहना चाहिए. बट द ट्रबल इज हु हैज़ गिवन ए थॉट टू ब्रीदिंग. तो कोई सोचता है क्या ब्रीदिंग के बारे में? कोई नहीं सोचता है, इसके बारे में कोई विचार नहीं करता है. ये सबसे बड़ी तकलीफ है. There are innumerable breathing exercises for specific health problems and for general health. But has anyone thought of breathing itself not as an exercise? तो बहुत सारी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, वगैरह वगैरह है, जिससे हम हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और जनरल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. पर ये उनका कहना ये है कि जो ये ब्रीदिंग इटसेल्फ है इसके बारे में कोई सोचता है? नॉट एन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के बारे में तो नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज तो ऐसी है कि जिसके अंदर आप एक्सरसाइज वो हो के जिसके अंदर आप श्वास को मैनिपुलेट करते हैं, उसको लंबा करते हैं, कम करते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, बाहर रोकते हैं, अंदर रोकते हैं. तो इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं श्वास को और वो एक्सरसाइज है. पर जो श्वास किस तरह चल रहा है, श्वास अपने आप में उसकी नेचुरलिटी क्या है, वो क्या किसी ने देखा है? इसके ऊपर किसी ने कुछ भी सोचा है? नो वन, एब्सोल्युटली नो वन. एंड इफ यू से दिस टू एनीवन, they would be surprised that anything like breathing by itself is ever made a study and certain process is laid down. तो अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई इसकी भी ये स्टडी करनी चाहिए, जो ब्रीदिंग जो है बाय इटसेल्फ किस तरह चल रहा है, तो उसकी किसी ने स्टडी की नहीं है. और अगर किसी को कहते हैं तो वो उसको भी सरप्राइज लगेगा कि भाई ये इसकी भी क्या स्टडी हो सकती है. पर ये इसकी स्टडी और जो इसकी प्रोसेस है उसको हमने उसको हमें समझनी चाहिए, उसको हमें अमल में लानी चाहिए. बट सेज पतंजलि इन हिज 5th book to his accepted disciples has taught this correct way to breath, substituting the incorrect way in which we breathe, and besides being the correct breathing, it should be for all 24 hours and in a certain rhythm. तो ये किस तरह सच्चा श्वास क्या है, रिदमिक ब्रीदिंग क्या है, तो महर्षि पतंजलि ने उनके जो एक्सेप्टेड डिसाइपल्स थे उन्होंने जिनको स्वीकृत किया था, और ऐसे स्वीकृत डिसाइपल की जिनको वर्ड बाय माउथ, जो मुख द्वारा उनको सूचनाएं दी जाती थी या उनको प्रैक्टिकल कराए जाते थे. क्योंकि 5th book की बात यहाँ जो कर रहे हैं
तो फिर चार चैप्टर्स तो पतंजलि ने लिखे हुए ही है, पर जो 5th बुक है वो लिखी नहीं थी, वो वर्ड बाय माउथ शिष्यों को बताया जाता था, खास करके जो प्रैक्टिस है उसके बारे में। तो यहाँ जो रिदमिक ब्रीदिंग जो फिर हमने तावरिया जी ने जो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग दिया, वो वही महर्षि पतंजलि की परंपरा के अंदर है, और वो एक्सेप्टेड डिसाइपल को ये बताया जाता था। और ये 24 घंटे इस प्रकार का श्वास चलना चाहिए एक निश्चित रिदम के साथ में। Rhythmic because all the organs and parts of the body move in a rhythm, and this rhythm is one of the rhythm of nature and ocean waves. तो रिदम तो बहुत प्रकार की है, और हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है वो भी एक उसकी जो गति होती है वो रिदम के अंदर होती है, पर नेचर के अंदर जो समंदर की जो रिदम है उसके जो वेव्स जो इस प्रकार के रिदम से आते हैं, उस रिदम का हमने जो श्वास के अंदर हमें जो रिदमिक ब्रीदिंग के अंदर जो हमने एक्सेप्ट किया है, वो इस प्रकार की नेचर जो समंदर के अंदर लहरें उठती है वो रिदम का हमने ये एक्सेप्ट किया है। बाकी बॉडी के अंदर तो अलग अलग प्रकार की रिदम से एक मूवमेंट होती रहती है। Unless the most important organ of the body system, the diaphragm, is moved in proper rhythm, the breath cannot be in rhythm. तो जब तक ये डायफ्राम जो है, अब हमारे जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसका जिसको राजा कह सकते हैं, वो एक ही ऑर्गन है जो राजा जैसा है, और वो है डायफ्राम। वो इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरी सिस्टम का आधार ही है। अगर डायफ्राम नहीं होता तो ब्रीदिंग पॉसिबल ही नहीं होता। तो डायफ्राम का जो जिस तरह चल रहा है इसके ऊपर हमारा पूरा श्वसन चल रहा है। और अगर हम डायफ्राम को रिदमिक बना देते हैं, डायफ्राम अगर रिदम से चल रहा है, तो फिर वो एक अलग प्रकार का हमारा ब्रीदिंग बन जाएगा। तो इसको हमें जो करना है वो ये काम करना है कि डायफ्राम को रिदमिक बनाना है। डायफ्राम इज द पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन सिस्टम and keeps the heart and the pace moving, and not the movement of the heart that keeps the body alive. तो डायफ्राम को पावर हाउस यहाँ का है, ये डायफ्राम पावर हाउस है, क्योंकि वो पावर को जनरेट करता है। श्वास जो हमारा चलता है तो श्वास एक प्रकार का पावर को जनरेट करता है, और श्वास चलाता है डायफ्राम। तो डायफ्राम जो है वो पावर हाउस है, और वो ही हार्ट को भी चलाता है। मतलब कि श्वास जो हम लेते हैं, तो श्वास के अंदर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जब हार्ट के पास जाता है तो हार्ट अच्छी तरह काम करता है, वो उसकी स्थिति बनी रहती है। तो मेन इम्पोर्टेंट हार्ट नहीं है, पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डायफ्राम का है। तो हमारा जीवन जो है वो बॉडी को जो जीवन देता है वो डायफ्राम या श्वास, न कि हार्ट। दिस ऑर्गन द डायफ्राम इन मूविंग करेक्टली moves the rib cage correctly, and on the movement of the rib cage depends where and how much the lungs would move and how much volume of air they will suck in. तो ये डायफ्राम के साथ में ये सब एक कोरिलेशन में सब काम कर रहा है। डायफ्राम काम करता है, तो जब डायफ्राम नीचे जाता है तो जो रिब केज होती है वो खुलती है, तो वहाँ ज़्यादा स्पेस बनती है। तो वहाँ तो उसके कारण जो है लंग्स ज़्यादा फूल सकते हैं, और उस दौरान हवा अंदर आ सकती है। तो डायफ्राम की मूवमेंट के साथ में रिब केज की जो मूवमेंट होती है, और ये सब मिला के फिर हवा जो है वो हमारे अंदर आती जाती है। If the movement of the diaphragm, that is its rhythm, is correct, the whole breath has to be correct. That has to be in rhythm, rhythm with one of nature's many rhythms, as our body system has many biorhythms.
अगर ये हमारा डायफ्राम की मूवमेंट जो है वो रिदम के अंदर होती है तो वो एक करेक्ट मूवमेंट, डायफ्राम की करेक्ट मूवमेंट होगी। और ये जो है वो जैसे आगे बताया इस तरह ये एक नेचर की रिदम है, और हमारे अंदर बॉडी के अंदर दूसरी और प्रकार की भी बायो रिदम भी चलती रहती है। सो यू सी हाउ इनकरेक्टली वी लिव एंड हाउ वी टेक फॉर ग्रांटेड हाउ वी ईट, ड्रिंक एंड हाउ वी ब्रेथ। तो ये जो सारी जो हमारा सिस्टम के अंदर जो कुछ चल रहा है वो सब इनकरेक्टली चल रहा है। हमारा खाना है या पीना है या फिर हमारा श्वास, ये सब जो है वो इनकरेक्टली, सही ढंग से जिस तरह होना चाहिए उस ढंग से ये नहीं हो रहा है। और जिस तरह हमें इसका पालन करना चाहिए, इसको ये किस तरह चलना चाहिए, एक्चुअली करेक्ट वे में चलना चाहिए, वो नहीं चल रहा है, तो इसको हमें करेक्ट करना चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ यम एंड नियम विच विल इवेंचुअली टेक केयर ऑफ द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ यम एंड नियम। तो यहाँ ये जो किस तरह खाना पीना है, श्वसन है, उसको भी उन्होंने यम नियम के अंदर लिया है। न कि यम नियम मतलब कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सब यम नियम तो है, पर इतना ही नहीं, काफ़ी नहीं है। पर ये किस तरह हमें खाना है, किस तरह पीना है, कब खाना है, कि कब नहीं खाना चाहिए, किस तरह श्वास लेना चाहिए, ये सारी चीज़ जो है वो भी यम नियम है। और अगर इतना भी हम करेंगे तो पूरे और प्रकार के जो यम नियम है उसका पालन हो पाएगा। मतलब फिर अहिंसा, सत्य, अहिंसा सत्य वगैरह का जो पालन है, जो यम नियम है, उसका पालन आसान हो जाएगा। अगर ये इतना ही अगर हम खाना पीना और श्वसन इन चीज़ों को ठीक करेंगे तो अपने आप में धीरे धीरे जो दूसरे जो नियम है उसका पालन बहुत आसान हो जाएगा। But to come back to the organ diaphragm, it has to have a proper and complete motion. What is its proper and complete motion? It has to nearly totally straighten and then assume the shape of the crest of a wave of ocean. तो अगर आपने डायफ्राम की मूवमेंट को देखा होगा, YouTube के ऊपर बहुत सारी इसकी क्लिप्स होती है, इसकी मूवमेंट बताते हैं, तो वो देखना आप कि वो नीचे जाता है तो एकदम फ्लैट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, और उस दौरान हमारा श्वास अंदर आता है। और जब वो धीरे धीरे करके वापस ऊपर आता है तो श्वास बाहर निकल जाता है। तो दूसरा दो प्रकार की उसके शेप बनते हैं। एक शेप जो है वो स्ट्रेट, जब नीचे चला जाता है तो एकदम स्ट्रेट हो जाता है, और ऊपर आता है तो जैसे कि एक वेव चलती है तो वेव किस तरह ऊपर आती है, और ऊपर आती है तो इसकी एक जैसे कि उसका एक शिखर बनाती है, एक ऊपर का एक टॉप बनाती है। तो ये इस तरह का टॉप जो है, तो डायफ्राम जब ऊपर आता है तो एक डोम शेप में हो जाता है, जैसे कि ओशन की लहर किस तरह ऊपर उठती है और कैसा एक शेप बनता है, इस तरह का। तो दो शेप है, एक सीधा होने का और दूसरा जो है वो डोम शेप में आने का, और उसके साथ में श्वास का आना और जाना होता है। रिमेंबर दिस टू पोजिशन ऑफ द डायफ्राम, तो इसको हमें याद करना चाहिए। 1. It takes a little less time to assume the shape of the crest of a wave. That is, it assumes this shape faster. 2. Then it takes to nearly totally flatten out. That is, it does this a little slower. And if measure these things of these two moments, when the moments are correct, are 2, 1, 2, 3 and 1, 5, 6. तो यहाँ जो हमारी रिदम की जो पैटर्न है वो इन्होंने ये बता दी है कि पहले जो ये बताया है कि श्वास बाहर निकलता है, वो किस तरह निकलता है, वो
नंबर 1 के अंदर बताया कि जो लेस टाइम लेता है, उसके अंदर बताया कि लेस टाइम जो होता है, तो 5-6 में हम लेस टाइम लेते हैं और उसका शेप जो है वो डोम जैसा हो जाता है, क्योंकि श्वास निकलता है, डायफ्राम ऊपर आ गया तो क्रेस्ट ऑफ वेव मतलब कि जो डोम जैसा जो शेप बनता है वो चीज़ यहाँ है। और वो थोड़ी फास्ट भी है, इसके अंदर हम जब 5-6 में श्वास छोड़ते हैं तो थोड़ा फास्ट श्वास छोड़ते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो श्वास का लेना, तो उसके अंदर जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास कब लेते हैं कि जब हमारा ये डायफ्राम जो एकदम फ्लैट हो जाता है, नीचे जाके स्ट्रेट फ्लैट हो जाता है और वो थोड़ा लंबा टाइम लेता है, तो वो स्लो प्रोसेस है। तो उसके अंदर हम 3 सेकंड लेते हैं, 1 2 3, उसके अंदर हमारा श्वास आ जाता है, उस दौरान हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, नीचे चला जाता है और 5-6 में फिर डायफ्राम ऊपर आता है, वो क्रेस्ट ऑफ वेव जैसा बन जाता है और श्वास बाहर निकल जाती है और वो थोड़ा फोर्सफुल होता है। तो ये रिदम की जो पैटर्न है वो यहाँ उन्होंने बताई है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि डायफ्राम इस तरह हमेशा चलना चाहिए, न कि केओटिक। अब हम जब श्वास ही हमारा कम चलता है, मतलब 5 सेकंड का एक श्वास नहीं होता है, उससे कम होता है, तो फिर डायफ्राम की मूवमेंट भी इस प्रकार की ही होगी। तो ये बहुत नेचुरल है, इसीलिए हमें ये डायफ्राम के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको उसके ऊपर भार देना है। इट फोल्ड अ लिटल क्विकर देन इट टेक्स टू फ्लैटन। तो वो जो नीचे जाता है, फ्लैट बनता है, उससे जो बाहर निकलता है वो फोल्ड होता है, उसमें वो थोड़ा जल्दी टाइम लेता है। When it folds and assumes the shape of the crest of a wave, with this collapse, the rib cage and the lung collapse also, and so the air from the lungs is expelled. तो ये जब होता है कि जब वो फोल्ड होता है, मतलब कि वो अंदर दबता है, श्वास जब निकलता है, उसकी स्थिति की बात कर रहे हैं कि डायफ्राम अब यहाँ कोलैप्स हो गया है, वो दब रहा है, ऊपर आ गया है, और वो उसके कारण क्या होता है कि लंग्स भी कोलैप्स होते हैं और रिब के जो है वो भी कोलैप्स होते हैं। तो इन सब के कारण श्वास जो है वो बाहर निकल जाता है। लंग्स जो है वो सिकुड़ते हैं, तो नेचुरली लंग सिकुड़ेंगे तो फिर श्वास बाहर निकल जाएगी। When it flattens, it pushes out the rib cage, and with it the lungs expand and air rushes in, and so we breathe. तो वही उससे उल्टी क्रिया जो है कि जब ये सीधा हो जाता है, डायफ्राम स्ट्रेट या फ्लैट हो जाता है, तो रिब केज फिर से खुल जाती है, लंग्स भी एक्सपांड होते हैं और बाहर की हवा अंदर आ जाती है। But ages of wrong ways of life has made the diaphragm to move erratically, without rhythm, and with it all the other parts of the body also moves out of rhythm. तो ये कितने युगों से हमारा श्वास तो इस तरह गलत रूप में ही चल रहा है और डायफ्राम भी इस तरह गलत रूप में चल रहा है। डायफ्राम जो है वो अनियमित रूप में चल रहा है, उसके अंदर कोई रिदम जैसा नहीं है, और क्योंकि उसके अंदर रिदम नहीं है तो फिर बॉडी के दूसरे पार्ट के अंदर फिर रिदम जैसा कुछ रहता नहीं है, तो सब फिर केओटिक स्थिति में आ जाता है। To keep you free from all the technicalities, I would ask you to lie down, place one book on your chest and one on the navel, and take a normal breath counting 1 2 3. तो टेक्निक क्या है कि आप सो जाइए बेड के ऊपर और एक हैवी बुक जो है वो चेस्ट के ऊपर रखिए, एक बुक जो आपका नेवल पार्ट है वहाँ रखिए, और फिर श्वास को धीरे धीरे अंदर लो और मन में काउंट करो 1 2 3, और उस दौरान ये खास इम्पोर्टेंट है कि दोनों बुक जो है वो साइमल्टेनियसली ऊपर आनी चाहिए। अब देखो ये पेपर तो 83 या 84 का है, उस दौरान म्यूज़िक नहीं आया था, तो ये म्यूज़िक के साथ करने की यहाँ बात नहीं है, पर अप्रोक्सीमेटली ये काउंट करना है 1 2 3। उस समय वो इस तरह कराते थे, अभी तो हमें ये सवाल नहीं है,
अब ये टेक्निक की भी खास ज़रूरत नहीं है इस तरह बुक्स रखने की, पर शुरू में इसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं बुक रख के भी। तो ये एक 1 2 3 के अंदर कहने का मतलब ये है कि डायफ्राम अगर सही ढंग से चलेगा तो दोनों बुक जो है वो आपकी ऊपर आएगी, और जब 5 6 में श्वास छोड़ेंगे तो दोनों बुक जो है वो नीचे जाएगी। और उस दौरान ये हमारी अंदर की स्थिति क्या बनती है वो सब वर्णन किया है कि भाई डायफ्राम स्ट्रेट होगा, रिब केज खुल जाएगी, श्वास अंदर आ जाएगा, या उसके बाद में फिर श्वास जो ये होता है श्वास निकलता है तो उस दौरान उसे विपरीत स्थिति होगी। ठीक है, तो ये इस तरह की 1 2 3 के अंदर की डायफ्राम की स्थिति और अंदर रिब केज वगैरह की स्थिति क्या है वो बताया है, और 5 6 के अंदर फिर वो कोलैप्स हो जाता है डायफ्राम और रिब केज वगैरह सब अंदर आ जाता है, वो स्थिति बताते हैं। अब लास्ट बात, दिस रिदम ऑफ द डायफ्राम हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड टिल इट बिकम्स ऑटोमेटिक, एंड विद दिस ऑटोमेटिक मूवमेंट्स द एक्सपेंडिंग एंड कोलैप्स ऑफ द लंग विल बी ऑल्सो ऑटोमेटिक। तो उसकी हमें प्रैक्टिस ये डायफ्राम की इस तरह प्रैक्टिस करनी है कि ये रिदम इस तरह एस्टैब्लिश हो जाए, मतलब कि ऑटोमेटिक डायफ्राम इस तरह इस रिदम के अंदर या इस तरह 1 2 3 5 6 ऊपर जो बताई है टेक्निक इस तरह चलने लगे। तो वो इसको एस्टैब्लिश करना है, और डायफ्राम क्यों हम एस्टैब्लिश करते हैं, मतलब डायफ्राम एस्टैब्लिश करते हैं तो डायफ्राम के अंदर रिदम हम इंजेक्ट करते हैं और डायफ्राम को रिदम से हम चलाते हैं। तो ये चीज़ करनी पड़ती है, और अगर ये ऑटोमेटिक हो जाता है तो फिर जो लंग्स जो है उसकी काम भी जो वो कोलैप्स होता है खुलता है वगैरह वगैरह वो भी अपने आप में ऑटोमेटिक होने लगेगी। विजुअलाइज योर डायफ्राम व्हेन यू ब्रेथ इन, because you count 1 2 3 it takes a little more time to nearly fully flatten the diaphragm, and 5 6 will collapse the diaphragm a little faster, allowing the in breathing to be a little longer than the out breathing। तो ये विजुअलाइज भी करना है या एक्चुअली तो एक्सपीरियंस करना है, खाली विजुअलाइज नहीं करना है, मतलब खाली देखना नहीं है, पर हमें ये एक्सपीरियंस करना है कि जब हम श्वास लेते हैं तो ये जो 1 2 3 के अंदर वो थोड़ा लंबा समय लेता है, डायफ्राम फ्लैट होने के लिए थोड़ा लंबा समय लेगा, और जब हम 5 6 में श्वास छोड़ते हैं तो उस दौरान डायफ्राम कोलैप्स होता है, तो वो समय कम है पर प्रोसेस फास्ट है। तो 5 6 जो है वो फास्ट है, उसमें हमें जल्दी श्वास छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह ये जो है श्वास की जो है वो इस तरह एक लंबा है, 1 2 3 थोड़ा लंबा है, और 5 6 टाइमिंग कम है, पर उसमें 1 2 3 स्लो है, धीरे से आ रहा है, 5 6 फास्ट में जा रहा है। तो इस तरह हमें ये ब्रीदिंग करनी है। तो उस समय ये 84 के अंदर उन्होंने ये पेपर लिखा था, और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग यहाँ इस तरह उन्होंने बताया। बाद में इनर डिसिप्लिन के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर ये चीज़ें सब बताई है। तो यहाँ रुकते हैं, यहाँ पेपर भी समाप्त होता है। किसी को कोई खास प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर नमस्कार, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल। सर ये जो 1 2 3 5 6 म्यूजिक के साथ हम करते हैं जी, वो हमें दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट कर सकते हैं ऐसा बताया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अच्छा। आप इसको दिन के अंदर अलग अलग टाइम के अंदर थोड़ा 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 करते जाइए, और फिर आप थोड़े दिन के बाद में आधा घंटा तक एक साथ में बैठ के आधा घंटा तक भी कर सकोगे। या फिर आप मानो कि एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद में आप लेट जाइए, और 5-10 मिनट आपके पास जितना समय है उतना समय आप आराम से रिदमिक ब्रीदिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। और किसी को? हाँ बोलो। सर जैसे टावरिया जी सर ने बोला था कि खाना हम लोगों को 4 PM तक खाना चाहिए, तो फिर वाटर का पानी का क्या रूटीन होना चाहिए, मतलब पानी भी
4 PM के बाद हम नहीं पी नहीं सकते? नहीं 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 नहीं, पानी का कोई नियम नहीं है। दिन भर में पियो, रात को उठ के पियो, उसका कोई नियम नहीं है। पानी के लिए कोई नियम है ही नहीं और कुछ बताया भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ फूड का ध्यान सिर्फ रखने का कि जितना फूड हो का, सके और 4 PM तक। सिर्फ पानी का एक नियम उन्होंने बताया कि भाई खाना खाते समय आप पानी मत पियो, कोई भी प्रकार का लिक्विड मत लो कम से कम आधा घंटे तक। क्योंकि वो जो हम खाना खाते हैं तो हमारे जो जूसेस वगैरह बॉडी में जो निकलते हैं वो माइल्ड हो जाते हैं, उसके साथ में बीच में पानी पानी पीते हैं तो इसीलिए। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके।